वेक्टर का क्लास 2 है, मतलब लेक्चर 2। ठीक है, तो जैसा कि आप सब पहले से जानते हैं कि इस चैनल पे आप क्या पूछ सकते हैं, कोई भी फिजिक्स से रिलेटेड डाउट भी पूछ सकते हैं। और आज के अल्टरनेट डेज में आपको इसमें 11th का पूरा लेक्चर अपलोड किया जाता है। जैसे कि अभी वेक्टर चल रहा है, ठीक है, तो वेक्टर का जो लेक्चर है वो आज के अल्टरनेट डेज में, आज जैसे कि आपके टीटीएस में अपलोड होगा। ठीक है, तो संडे को भी उम्मीद है, किसी संडे को डाला जाता है और किसी संडे को नहीं, बट टीटीएस में आपका 11th का लेक्चर हर टीटीएस में डाला जाएगा। कोई ऐसा रीजन हो जाए कि नहीं डाला जाए अलग बात है, लेकिन इस अल्टरनेट डेज में आपको 11th का कंप्लीट लेक्चर इस पे मिलता रहेगा। ठीक है, इसीलिए आप इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। ठीक है, तो चलिए हम लोग वेक्टर डिस्कस करते हैं। तो ये वेक्टर का लेक्चर 2 है। पिछले क्लास में मतलब वेक्टर फर्स्ट, लेक्चर फर्स्ट के नाम से है इस यूट्यूब पे, तो ये लेक्चर 2, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या पढ़ा था वेक्टर में? लास्ट क्लास हम लोगों ने वेक्टर में डिस्कस किया था कि वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है। ठीक है, तो हम वेक्टर और स्केलर के डेफिनेशन वगैरह के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो और क्या हम लोग पढ़ रहे थे? और हम पढ़ रहे थे कि वेक्टर में जैसे कि वेक्टर होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, और स्केलर कब कहेंगे। तो जैसे हमने सिंपली कहा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का वेक्टर और स्केलर में छांटना, क्या क्या प्रोसेस बताया था हमने? बताया कि कोई भी क्वांटिटी लीजिएगा उसका फिजिकल क्वांटिटी होना जरूरी। तो ये तो ऑब्वियस सी कंडीशन थी कि फिजिकल क्वांटिटी होना जरूरी है। फिर से हम थोड़ा सा रिमाइंड करा दें, क्या होना जरूरी है? फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा हमने बताया कि अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो चार चीजें हैं जो आपको हमेशा याद रखना है वेक्टर और स्केलर छांटने के लिए आपको हमेशा। कि पहला, कि फिजिकल क्वांटिटी है। दूसरा कंडीशन, उसके पास क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब आपसे जब भी पूछा जाए व्हाट इज मैग्नीट्यूड, तो आप पूछ लीजिएगा कितना मात्रा में, है ना, कितना है। जैसे कि 1 लीटर पानी, मतलब 1 लीटर इज द मैग्नीट्यूड। 1 केजी राइस, 1 केजी इज द मैग्नीट्यूड। दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो आगे मैग्नीट्यूड का डेफिनेशन भी देखेंगे। ठीक है, जस्ट इसके बाद हम लोग मैग्नीट्यूड के डेफिनेशन पे ही चलेंगे। लेकिन आपसे सिंपली पूछा जाए मैग्नीट्यूड क्या है, तो मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर या स्केलर का मैग्नीट्यूड का मतलब है उससे पूछ लीजिए कि कितना है, क्वांटिटी कितना है, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। जैसे कि अगर एक वेलोसिटी वेक्टर है -2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 इज द मैग्नीट्यूड। मतलब कितना है, वेलोसिटी कितना है, तो 2। अगर एक वेलोसिटी वेक्टर लिखा जाए -2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ की ओर, तो है कितना वेलोसिटी वेक्टर? तो वेलोसिटी वेक्टर है 2। ये 2 क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड कहलाएगा। तो मैग्नीट्यूड के लिए हमको क्रिस्टल क्लियरिटी होनी चाहिए कि मैग्नीट्यूड मतलब कितना न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो कहलाता है मैग्नीट्यूड। ये तो क्लियर है। तो किसी भी वेक्टर को, सॉरी, किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर कहेंगे या स्केलर, तो उस क्वांटिटी के लिए हम कंडीशन क्या बता रहे हैं आपको? हम बता रहे हैं कि किसी भी क्वांटिटी का वेक्टर या स्केलर होना, तो पहला कंडीशन चेक करेंगे वो क्या होना चाहिए? फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा, उसके पास क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड। तीसरा कंडीशन चेक करेंगे कि डायरेक्शन है या नहीं है। चौथा कंडीशन क्या चेक करेंगे? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ये भी हम बता चुके थे कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन अभी के लिए आप बस ऐसे ही याद कर लीजिए। कुछ ऐसा टर्म होता है जो 11th में है, जो टारगेट में है, या मतलब जिसका जेई मेन इस बार देना है, उन लोगों के लिए तो ये पता ही होगा। नहीं पता होगा तो जस्ट इसके आगे हम सिखा ही रहे हैं, तो कोई दिक्कत की बात अभी के लिए फिलहाल याद रखिए कि एक और क्वांटिटी है वो है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, जिसको हम सिंपल वर्ड में अगर समझें तो ये एक अलग टाइप का अलजेब्रा है। जैसे 2+2 जोड़ते हैं 4 हो जाता है, ये कहलाता है, जैसे 2+2 का जोड़ना इज इक्वल टू 4, ये कहलाता है नॉर्मल अलजेब्रा। क्या है ये? नॉर्मल अलजेब्रा है। लेकिन कभी कभी 2+2 का जोड़ना, जैसे कि हो सकता है 2 नॉर्थ और 2 साउथ का जोड़ना 0 हो जाता है, ये कहलाता है वेक्टर अलजेब्रा। क्या कहलाता है? वेक्टर अलजेब्रा कहलाता है। तो सिंपली ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, या इसी को हम लोग कह देते हैं कि वेक्टर अलजेब्रा। क्या कह देते हैं? वेक्टर अलजेब्रा। तो कोई भी क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर, ये चेक करने के लिए आपको एक टूल्स हम आपको दे रहे हैं। ये देखिए ब्लू से सर्कल करें, कोई भी क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर, ये चेक करने के लिए आप क्या करेंगे? तो आप पहले ये चार चीज याद रखेंगे। पहला चेक करेंगे, सबसे पहला ऑर्डर वाइज याद रखेंगे, नंबर वाइज कर देते हैं, फिजिकल क्वांटिटी।
दूसरा उसके में मैग्नीट्यूड है या नहीं, तीसरा डायरेक्शन है या नहीं, चौथा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को ओबे कर रहे हैं। और वेक्टर तभी कहेंगे, अब तो नंबरिंग कर दिया ना 1 2 3 करके, तो सिंपली आप समझिए कि अगर एक क्वांटिटी ऐसा है जो फिजिकल क्वांटिटी है, दूसरा उसके पास मैग्नीट्यूड है, दूसरा उसके पास मैग्नीट्यूड है, क्लियर है, फिजिकल क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड है, बट डायरेक्शन के बारे में पूछा जाए, डायरेक्शन है या नहीं, तो कहेंगे नहीं है। अगर ये तीसरे कंडीशन को फेल कर जाए तो चौथा कंडीशन ऑब्वियस है फेल होगा, ये बात याद रखेंगे। ऊपर से नीचे जाते वक्त अगर ये आपको अभी लग रहा होगा आसान, बट हमेशा ध्यान रखना ये चारों चीज का ऑर्डर, फिजिकल क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड ट्रायंगल ऑफ, 4 तक आए, ऐसे याद रखेंगे ऑर्डर वाइज। अगर कोई इससे ऊपर वाले में ही फेल हो जा रहा है, मतलब पहला कंडीशन ही नहीं है उसके पास, तो नीचे वाला कोई भी नहीं होगा, नीचे वाला कोई भी नहीं होगा। बात समझ आया? पहला कंडीशन पे नहीं खड़ा उतर रहा है तो नीचे वाला कोई भी नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। तो डायरेक्शन नहीं है तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पूछे तो एकदम कंफर्म है 100% श्योरिटी के साथ कि ये भी नहीं होगा। इसीलिए स्टेटमेंट इसमें लिख दिया जाए अगर कि अगर एक क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन नहीं है तो उसके पास मस्ट बी कि उसके पास ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन वाला भी कंडीशन नहीं होगा। और इसको किस कैटेगरी में रखेंगे? स्केलर के कैटेगरी में, जैसा कि आप जानते हैं मास, लेंथ, टाइम, ईटीसी, क्लियर। अब देखिए, अब नंबरिंग वाइज करेंगे, नाम नहीं लिखेंगे। पहला फिजिकल क्वांटिटी है, दूसरा मैग्नीट्यूड है, तीसरा डायरेक्शन भी है, चौथा कंडीशन ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं कर रहा है। ये भी क्या होगा? ये भी स्केलर ही होगा। इसका बेहतरीन और एक आप एग्जांपल हमेशा याद रखेंगे, ऐसा क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन है फिर भी स्केलर है, डायरेक्शन है फिर भी स्केलर है, ऐसा क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट। इसको तो आप नोट्स करके लिखेंगे, ओह सॉरी इलेक्ट्रिक नोट लिख दिया हमने, क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। गॉट माय पॉइंट? तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अभी जस्ट लिखेंगे भी कि इलेक्ट्रिक करंट ऐसा क्वांटिटी है, नोट्स करके लिखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट शायद हमने पिछले क्लास भी बताया था, फिर भी लिख लीजिए, कोई खराबी की बात है नहीं। तो इलेक्ट्रिक करंट ऐसा क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट है ना, which has direction, sorry, magnitude which has magnitude as well as direction, which has magnitude as well as direction। ठीक है, याद रखेंगे, स्टार मार्क कर दे रहे हैं हम इसको, ठीक है। which has magnitude as well as direction। मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, फिर भी ये स्केलर है, इसलिए इसको नोट्स में लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट which has magnitude as well as direction, however it is a scalar quantity, however it is a scalar quantity। फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी। इसके पीछे का वजह क्या है? इसके पीछे का वजह है because it does not obey BCZ, मतलब because it does not obey triangle law of addition। triangle this is the symbol called triangle law of addition। सिर्फ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ओबे नहीं करने के कारण ये किस कैटेगरी में आएगा? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का कैटेगरी आएगा स्केलर का, याद रखेंगे, ये वाला है, ठीक है। तीसरा क्या? फिजिकल क्वांटिटी है। दूसरा, जैसे कि आपको एक क्वांटिटी दे दिया, जैसे मान लीजिए वेलोसिटी, आपसे पूछा जाए वेलोसिटी वेक्टर है या स्केलर, तो आप क्या करोगे? फर्स्ट इस मशीन में याद रखोगे ऑर्डर वाइज, वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी, हाँ सही है, ये फिजिक्स के लॉ को बताने में वेलोसिटी का यूज होता है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा मैग्नीट्यूड, हाँ 2 मीटर 4 मीटर, जीरो इज आल्सो अ मैग्नीट्यूड, तो जीरो ये सब क्या है? मैग्नीट्यूड, ये भी है। तीसरा डायरेक्शन होता है वेलोसिटी में, सही बात है। और हम बता दे रहे हैं अभी आपको कि ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को भी ओबे करता है, तो आप इसको किस कैटेगरी में रखिएगा? तो सिंपली कह दीजिएगा ये क्या है? वेक्टर है। जैसे वेलोसिटी एग्जांपल में डिस्प्लेसमेंट, ईटीसी, एक्सेलरेशन, फोर्स, दीज आर कॉल्ड वेक्टर।
तो ये टूल जो है आपको हेल्प करेगा, इसलिए याद रखें। अब दूसरा देखिए, कभी भी ऐसा असर्शन रीजन पूछे तो नीचे वाला टर्म एंड कंडीशन अगर फुलफिल कर रहा है तो ऊपर वाला 100% सारा का सारा करेगा। मतलब ऐसा पूछ दे कि किसी क्वांटिटी के कोई क्वांटिटी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को ओबे कर रहा है तो उसके पास डायरेक्शन होगा या नहीं होगा। हाँ, 100% श्योर है कि डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, ये भी। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं कर रहा है, डायरेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, चौथा कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, डायरेक्शन होगा या नहीं होगा। दोनों पॉसिबिलिटी, डायरेक्शन भी नहीं हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता है। बट अगर ये, समझ रहे हैं बात को, और ये भी पॉसिबिलिटी डायरेक्शन है तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करेगा भी और नहीं भी करेगा। मेरे बात को समझ रहे हैं। देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को यहाँ पे देखिए, डायरेक्शन है तो डायरेक्शन होने के बावजूद ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को ओबे कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो इस टूल को आप देखिएगा तो बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। असर्शन रीजन टाइप दिया जाए तो इस टूल को, मतलब इस तरह से रिलेटेड, तो आप जैसे कि एक क्वेश्चन ऐसा कह दे कि एक क्वांटिटी है जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करता है, एक क्वांटिटी है जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करते हैं, मस्ट हैव डायरेक्शन, एकदम सही है, क्योंकि अगर ये चौथा कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो ये तीसरा 100% होगा, मस्ट हैव। अगर ऐसा कह दे कि एक क्वांटिटी जो जिसके पास डायरेक्शन है, एक क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन है, मस्ट ओबे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ये गलत है। मस्ट नहीं, मे ओबे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, कर सकता है। 100% करेगा इस बात की गारंटी नहीं। अगर उसी स्टेटमेंट में मे ओबे लिख दे तो सही है। क्लियर? तो ये आपको हेल्प करेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी में। ये तो आपने सीख लिया, इसमें तो हम अब आप मेरी उम्मीद से कि कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब वेक्टर को लिखा कैसे जाता है, मतलब आप सिंपली समझिए कि डिनोटेशन ऑफ अ वेक्टर। तो सिंपल सा तरीका है नोटेशन वेक्टर का डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन का, ये सब इसी में सिखा दें क्योंकि ये कोई इशू नहीं करता है ना। तो वेक्टर को सिंपली किसी लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है ना, किसी लाइन से। जैसे कि इसका नेमिंग अगर करें तो ये ए बी लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप वेक्टर को, जहां पे लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड के, इसके मैग्नीट्यूड के। और एरो हेड जो है ना, एरो हेड, अब एरो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्शन का। मतलब ये चीज लिखने का क्या मतलब है पता है? ये चीज लिखने का मतलब है कि लेंथ बताएगा कि कितना मैग्नीट्यूड है और एरो बताएगा कि किधर की ओर डायरेक्शन। क्लियर? 100% क्लियर है आपको ये? अब आगे की बात करें तो सिंपल ये वेक्टर ए बी है और ए बी का ये लेंथ बताएगा कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, एरो हेड बताएगा कि डायरेक्शन किधर की। अब सिंपली आप वेक्टर को लिख सकते हैं, अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन, है ना, वेयर लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड एंड एरो हेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन। इसको लैंग्वेज में समझ गए तो आप खुद से लिखिए। ठीक है, अब देखिए जैसे कि ये वेक्टर ए बी है, इस तरह से डायग्रामेटिकली लिखा जाता है। इसी का नोटेशन वेक्टर में कैसे लिखेंगे, तो सिंपली ए बी के ऊपर क्या लगा दिया जाता है, ए बी के ऊपर एक एरो लगा दिया जाता है। ए बी के ऊपर एरो लगा दिया, ये हो गया इसी वेक्टर का एक नेम वाइज रिप्रेजेंटेशन हो गया ए बी वेक्टर। और किसी को मैंने एक इसका छोटा सा फॉर्म लाना है तो पी वेक्टर कह दिया, तो ए बी इक्वल टू पी वेक्टर, छोटा सा एक नाम सिंबल से रिप्रेजेंट करना चाहता है तो वो पी वेक्टर से रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? और एक बात ध्यान रखेंगे, जैसे कि किसी भी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है ऐसा रेफरेंस में, जैसे कि यहाँ कोई वेक्टर है पी क्यू। मान लीजिए एक बोर्ड है जिस बोर्ड पे दो एड्रेस लिखा हुआ है ना, कहीं पे ऐसा हो सकता है ना, एक बोर्ड है जिस बोर्ड पे दो एड्रेस का लिखा हुआ है। अब मान लीजिए यहाँ आपका घर है एक्स का और इससे 10 मीटर आगे किसी वाई का घर है। तो पी क्यू वैक्टर एक्स को बताता है, मान लीजिए इस पॉइंट से, टर्निंग पॉइंट से 100 मीटर की दूरी पे। ठीक है, एक्स को नहीं, इसको वाई को मान लीजिए, वाई बराबर कितना, 100 मीटर की दूरी। दूसरा उससे 10 कम होना चाहिए, मान लीजिए एक्स और वाई के बीच 10 मीटर की दूरी। ये बस एग्जांपल हम आपको इस बात को फील कराने के लिए बोल रहे हैं। अब मान लीजिए ऐसे इसी पे एड्रेस ऐसा दिया जाए कि पी क्यू से ज्यादा दूर कौन होगा, पी क्यू किसका एड्रेस है, वाई का, तो वाई से छोटा होना चाहिए एक्स। तो ऐसा एरो बना दिया उसी बोर्ड पे कि एक्स के घर, यहाँ से एक्स का घर जो है वो 110 मीटर। देखने में अच्छा लगेगा क्या? देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और प्रैक्टिकली भी गलत है कि एक वेक्टर वाई जो है वो 100 मीटर इतना छोटा, उसके बड़ा ये। तो एक रेफरेंस में हमेशा
जब भी ड्रॉ करेंगे तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि प्रैक्टिकली वो सही लगना चाहिए, समझ रहे हैं। इसीलिए हमने लिखा लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड एक रेफरेंस में। कभी अब 200 किलोमीटर को भी रिप्रेजेंट करना है तो इतने छोटे से वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन उसके रेस्पेक्ट में अगर 500 किलोमीटर ड्रॉ करेंगे तो ऐसा फील होना चाहिए अपने को, एग्जैक्टली नाप के नहीं करते हैं बट फील होना चाहिए ये 500 किलोमीटर उस फ्रेम में। बात समझ आया। तो ऐसा नहीं कि कभी वेक्टर 1 मीटर इतना बड़ा ड्रॉ कर देना और 100 मीटर यहाँ पे हो गया, तो देखने वाले को भी लगे ये फिजिक्स का स्टूडेंट तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करेंगे। तो 110 मीटर, इससे ऑब्वियस है क्या होना चाहिए, थोड़ा सा है ना बड़ा होना चाहिए, तो ताकि सॉरी छोटा होना चाहिए ना, ये 110 मीटर उल्टा करिए, ये 90 मीटर होना चाहिए। एक्सट्रीमली सॉरी ना, आप तो सोच रहे होंगे कि सर क्या हो गया, है ना। चलिए देखिए ये 90 मीटर, तो अप्रोक्सीमेटली ऐसा रियलाइजेशन टाइप होने चाहिए, इसीलिए हमने कहा लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एक गिवन क्वेश्चन के लिए। दूसरे फ्रेम में आप उसी को 200 किलोमीटर, ऐसा भी हो सकता है कि इतने छोटे से वेक्टर को आप 2000 किलोमीटर भी लिखे, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट उसी फ्रेम में ऐसा नहीं कि 1 किलोमीटर इतने बड़े से रिप्रेजेंट कर दिया आपने, सही नहीं होता है ना। तो ये डिनोटेशन है वेक्टर का, नेमिंग ऐसे करते हैं। और वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, वो यूनिट वेक्टर में हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो यहां तक आपको नोटेशन वगैरह क्लियर हो गया। प्लॉटिंग, अब आते हैं वेक्टर के प्लॉटिंग पे। मतलब सिंपल सा बात समझिए कि वेक्टर को प्लॉट कैसे करना है। तो सिंपली प्लॉटिंग ऑफ अ वेक्टर, किसी भी वेक्टर को प्लॉट करना, ठीक है। तो चलिए इसको इस पे बाद में आते हैं, पहले हम इससे पहले क्या सीख लेते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होता है वेक्टर का, वो सीखते हैं। तो पहला हेडिंग डालिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, क्या डालिए, मैग्नीट्यूड। सब लोग नोट करते जाइएगा, स्क्रीन पॉज करते हुए, क्योंकि इस पे अब आपको यह है कि 11th का जिम्मेवारी मेरा रहा, 11th कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। तो आज के अल्टरनेट डेज पे आप ठीक है, कोई ऐसा सिचुएशन आ गया नहीं कर पाए अलग बात है, लेकिन अपलोड होता रहेगा आपका वीडियो। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, हाँ किसी को कोई डाउट पूछना हो तो डाउट पूछने के लिए वो इस नंबर का यूज करें 9572128142, या कमेंट बॉक्स में आप लिखिए सर ये डाउट है हमारा, इसमें कुछ समझ नहीं आया, तो नेक्स्ट क्लास में कोशिश किया जाएगा कि सबका डाउट डील कर लिया जाए, ठीक है। तो इस पे व्हाट्सअप करके भी आप बोल सकते हैं किसी को, जैसे 12th का क्लास देना है ये, तो आप इसमें 11th का आपको रेगुलर क्लास मिल रहा है, तो लेना हो तो वो भी संपर्क कर सकते हैं। और सिलेबस आपका अप टू जेई मेन एंड एडवांस लेवल के लिए, नीट के लिए और 11th-12th के लिए आपको पढ़ाया जाएगा। तो 12th वाले घबराए नहीं, उसको बता, उसका जो है जेई मेन के लिए प्रॉब्लम डिस्कशन का अलग क्लास लिया जाएगा, कोशिश यही रहेगा कि आपको एक्स्ट्रा बर्डन ना हो। तो 12th के लिए एक सेपरेट टाइप का ही व्यवस्था का समझिए, क्योंकि इसमें तो आप ये व्यवस्था है कि आपको लिख देंगे हम या बता देंगे कि जेई वाले मतलब के लिए स्पेशली है जेई, और क्योंकि क्यों 12th वाले जिसको सिर्फ 12th पास करना है वो क्यों हेडेक है ना। तो इसीलिए वो प्रॉब्लम डिस्कशन या उस टाइप का जब भी आएगा हम आपको बता देंगे, वैसे देखने से कोई खराबी भी नहीं है ना। तो इसीलिए ऐसा करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसको इंपॉर्टेंट इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड बहुत लोगों को क्लियर नहीं होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड वेक्टर का वो देखिए। तो सिंपली सबसे पहले हम डेफिनेशन ही लिखेंगे, और देखिए डेफिनेशन से आपको 100% उम्मीद है कि क्लियर हो जाएगा। आप सिंपली जानिए कि किसी भी वेक्टर का, जैसे हम एग्जांपल, चलिए पहले एग्जांपल लेंगे। जैसे एक वेक्टर लिखा गया आपको, मान लीजिए कि वेलोसिटी वेक्टर लिखा गया -2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। एक वेलोसिटी वेक्टर भी है जो -2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ है, दूसरा वेलोसिटी वेक्टर हो सकता है 2 मीटर पर सेकेंड साउथ, या नॉर्थ ही लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब मान लीजिए कोई और भी लीजिए, ए बी एक वेक्टर दिया गया 10 किलोमीटर है ना पर सेकेंड स्क्वायर, इतना एक्सेलरेशन तो बहुत हाई है प्रैक्टिकली, कोई बात नहीं, हम अभी यहाँ समझा रहे हैं, इतना एक्सेलरेशन अपवर्ड। या पी क्यू एक वेक्टर दे दिया है ना 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड।
तो आप ऐसे समझिए कि कोई भी वेक्टर जो बनता है ना, तो कोई भी वेक्टर में देखिए आपको क्या क्या पार्ट नजर आ रहा है। आपको किसी भी वेक्टर में जो पार्ट नजर आएगा वो आएगा एक न्यूमेरिकल नंबर वाला पार्ट। देखिए एक पार्ट कौन सा आएगा, नंबर वाला। देखिए हम नंबर वाले पार्ट को रेड से मार्क कर रहे हैं। दिस इज द न्यूमेरिकल पार्ट। तो कोई भी वेक्टर जो बनेगा, वेक्टर विल बी फॉर्म, ऐसे लिखिए कि वेक्टर जो फॉर्म होगा वो वेक्टर होगा न्यूमेरिकल पार्ट से बना हुआ, नंबर वाला पार्ट। इसके बाद होगा यूनिट, ब्लैक से जो सर्किल कर रहे हैं वो यूनिट। तो न्यूमेरिकल पार्ट, यूनिट, एंड तीसरा होगा डायरेक्शन। ये नॉर्थ, यहाँ पे नॉर्थ, और एक्चुअल में यहाँ नॉर्थ और ये भी माइनस भी इसका डायरेक्शन ही है, बट अभी हम आप ऐसे समझिए कि तीसरा जो पार्ट होगा वो क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो अ वेक्टर इज ऑलवेज फॉर्म विद द थ्री पार्ट, न्यूमेरिकल पार्ट, यूनिट एंड डायरेक्शन। न्यूमेरिकल पार्ट, यूनिट एंड डायरेक्शन। तो सिंपली आप क्या सीखिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर मीन्स है कि मॉड ऑफ नंबर वाला पार्ट, मॉड ऑफ नंबर वाला पार्ट, आप ऐसे लिख लीजिए, कौन वाला पार्ट, नंबर वाला पार्ट। मतलब पॉजिटिव, अब मॉड लेने का मतलब क्या है, किसी भी नंबर वाले पार्ट का आप मॉड लीजिएगा, न्यूमेरिकल पार्ट, उसका मॉड लीजिएगा तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना, पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू। तो किसी भी वेक्टर का पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना, उसी का क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड मतलब पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड, पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। पॉजिटिव numerical value of a vector is called magnitude. किसी भी वेक्टर का पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड। या तो आप क्या रखिएगा, उसी वेक्टर का नंबर वाले पार्ट का मॉड क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड। क्लियर, कोई दिक्कत? तो देखिए इसमें नंबर वाला पार्ट, अब ये -2 है, सॉरी माइनस भी आप नंबर में कंसीडर करेंगे ना, क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट मींस माइनस, उसी का क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। तो देखिए वी वेक्टर, इसको v1 कहिए, इसको v2, क्योंकि दो दो वेक्टर सेम कैसे हो गया है ना, v1 और v2 दोनों अलग अलग वेक्टर। तो v1 वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मॉड लगा देते हैं, किसी वेक्टर के नाम पे क्या लगा दिया, मैग्नीट्यूड, मॉड लगा दिया, तो आप क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड हो गया। जैसे v1 का मॉड क्या है, इसका मतलब तात्पर्य, मतलब इसका मीनिंग क्या है, इसको क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड, इसको क्या पढ़ेंगे, मॉड लगने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ v1, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ v1। तो v1 का मैग्नीट्यूड कितना दिख रहा है यहाँ आपको, v1 का मैग्नीट्यूड जब भी देखना है तो न्यूमेरिकल पार्ट का मॉड देखेंगे, और ये कितना होगा, 2। बात समझ आया? v2 हम एक तरीका आपको ये भी बताए थे, कितना है, कितना है यहाँ 2, यहाँ कितना है 2, यहाँ 10, यहाँ 0, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। लेकिन वो तो बस ऐसा ही था ना, अब तो रियल में आपको मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ऐसा एक मैथमेटिकल प्रोसेस भी आना चाहिए। तो मॉड ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू करेंगे, v2 का न्यूमेरिकल वैल्यू का मॉड, 2 का मॉड, मतलब v1 और v2 का मैग्नीट्यूड सेम है, ये बात तो समझ आ गया। मतलब ऐसा लिख दें, अगर v1 का मैग्नीट्यूड बराबर है v2 के मैग्नीट्यूड के, तो इसमें कोई आपत्ति की बात। और एक बात जानिए, धीरे धीरे राज खोल रहा है, क्या क्या हो सकता है ना। v1 का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखिए, या एरो को हटा दीजिए, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है ये सब कहानी? तो एक वेक्टर बिना एरो के लिखा हुआ हो या मॉड के साथ लिखा हुआ, इसका मतलब वो उसका मैग्नीट्यूड होता है। v1 इक्वल टू v2 है यहाँ इस केस में, और वो बराबर है 2 के। ab का मैग्नीट्यूड मतलब ab पे या तो मॉड लगाइए, या ab को क्या लिख दीजिए, बिना एरो के, ये मैग्नीट्यूड बताएगा, ये कितना होगा, 10, क्योंकि 10 का मैग्नीट्यूड करेंगे तो मॉड तो 10 ही आएगा। इसी तरह pq का मैग्नीट्यूड अगर पूछे तो pq के ऊपर एरो लग के मॉड लिख दीजिए, या pq लिखिए सिंपली, कितना होगा, 0।
तो आई होप कि अब आपको मैग्नीट्यूड तो क्लियर हो गया। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या कभी नेगेटिव हो सकता है? मॉड वाला मशीन क्या नेगेटिव वैल्यू दे देगा? नहीं ना। तो सिंपली किसी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। पॉजिटिव 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आप एक नोट भी लिख लीजिए लगे यहाँ। क्या लिखिएगा कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना, हिंदी में ही लिख दे रहे हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखिएगा कि, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर मे बी पॉजिटिव एंड 0 बट नेवर कैन हैव नेगेटिव वैल्यू। तो किसी भी वेक्टर का, एक बार कभी कभी हिंदी वाले के फेवर में भी लिख दें, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर का आधा अधूरा हिंदी हो गया ना, मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। गॉट माई पॉइंट? और क्या लिखेंगे? बट पॉजिटिव एंड 0 हो सकता है। क्लियर है? तो याद रखेंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। मैग्नीट्यूड क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। रिस्पॉन्स दीजिएगा। क्लियर हुआ मतलब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्लियर है ना, एकदम 100% क्लियर है। नहीं समझ आया तब भी कमेंट कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि लगता है रियल में कि हम पढ़ा रहे हैं, किसी न कोई, मतलब हमको भी पता चले ना कि कोई ना कोई पढ़ रहा है, तब तो और ज्यादा एनर्जी खर्च करेंगे बढ़ाने में। ठीक है, ऐसे में हमको खुद लगता है कि हम ऐसे ही तो नहीं पढ़ा रहे हैं, इसीलिए। तो आज आप रिस्पॉन्स जरूर कीजिए कमेंट बॉक्स में, जो भी इस वीडियो को देखेंगे तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि अपने को समझ आ रहा है सर, फायदा हो रहा है ना। अगला आप वीडियो पोस्ट कीजिए तो देखिए नए एनर्जी के साथ फटाफट ज़्यादा पढ़ाया जाएगा, है ना। इसीलिए पूरे जोश में, है ना, जोश हमेशा क्या होना चाहिए हाय। तो कोरोना में ऐसे भी सबका जोश ठंडा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। तो मैग्नीट्यूड आपने सीखा। तो मैग्नीट्यूड में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था आपका, ये नोट करने वाला स्टार मार्क के साथ याद रखेंगे, है ना। क्या याद रखेंगे कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू मॉड वाला मशीन कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। मैग्नीट्यूड तक हमने बात कर लिया। अब सिंपल सा बात है कि जैसे कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो जैसे सिंपली है, एक कहते हैं कि टाइप्स ऑफ वेक्टर ही डिस्कस कर लिया। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर, लेकिन इसके लिए आपको एक चीज जानना जरूरी होता है, वो है एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो चलिए टाइप्स डिस्कस करने से पहले एंगल बिटवीन वेक्टर्स डिस्कस करते हैं। इस स्लाइड को हम ऐसे पेज 6 में लेके चलते हैं। दो चीजें हमने छोड़ के रखी हुई है, एक प्लॉटिंग और एक क्या छोड़ के रखा हुआ पेज 5 में, स्लाइड 5 में, टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो चलिए तो क्या डिस्कस करेंगे, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। आज का लेक्चर इसी पे खत्म हो जाएगा, अगली क्लास हम प्लॉटिंग पे बात करेंगे, तो इसको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं हुआ आपको तो पूरे 11th और 12th में परेशानी। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वैसे एक्चुअल में वेक्टर लोगों को लगता है कि आसान सा टॉपिक है, लेकिन देखिए 11th 12th पूरा का पूरा वेक्टर आपको परेशान करता रहेगा, इसलिए बेहतर है कि आप अच्छे से सीख लीजिए। और वेक्टर में हम सीखते कुछ खास नहीं है, सिंपली आपको वेक्टर अलजेब्रा ही सिखाया जाएगा। अभी तो हम बस बता रहे हैं कि वेक्टर का रूप कैसा होता है, रंग कैसा होता है, कैसे समझेंगे, कैसे देखेंगे, ये चीज तो सिखा रहे हैं। और क्या सिखा रहे हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या सिखा रहे हैं, कुछ नया, है ना। आप एंगल जानते हैं ड्रॉ करना 90 डिग्री, लेकिन अब वो इस अलजेब्रा में आप सीख, अलजेब्रा के लिए यूज करते हैं 90 डिग्री 60 डिग्री, ऐसे देख लेते हैं दो लाइन के लिए। आज एक अलग चीज सिखा रहे, वो है एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो वेक्टर एक अलग टाइप का अलजेब्रा को ही के लिए ही ये प्रिपरेशन है, इसलिए डरना भी नहीं है, कुछ नया चीज नहीं सिखाएंगे हम। ठीक है, नया चीज मतलब टफ चीज नहीं सिखाएंगे, तो इसीलिए रिलैक्स होकर आराम से पढ़िए, देखिए धीरे धीरे स्मूथली आपका फिजिक्स खत्म हो जाए। एंगल बिटवीन वेक्टर्स, इस पे स्टार मार्क करिए। क्यों स्टार मार्क कर लीजिए, तो देखिए ये बहुत ही काम का चीज है, हमेशा याद रखना है।
एंगल बिटवीन वेक्टर, देखिए किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल देखने के लिए हम इसको स्टेप वाइज सिखा दें। ठीक है, एस टी ई पी छूट गया है, चलिए स्टेप वाइज सिखा दें। स्टेप पॉइंट, जैसे कि मान लीजिए आपको दो वेक्टर दिया गया, कहीं ए और दूसरा वेक्टर कहीं बी दिया गया ऐसा। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ चीजें लिखते जाएंगे साइड में नोट वाइज। क्या लिखेंगे, अगर एक वेक्टर को आप उसी के पैरेलल कहीं भी शिफ्ट करें, क्या लिखेंगे, अगर किसी वेक्टर को उसी के पैरेलल शिफ्ट करें, वेक्टर को उसी के पैरेलल शिफ्ट करें, ठीक है, उसी के पैरेलल शिफ्ट करें बिना उसका मैग्नीट्यूड चेंज किए, बिना उसका मैग्नीट्यूड चेंज किए, मैग्नीट्यूड चेंज किए, तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता, वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता, ये बात याद रखिए, कोई भी चेंज नहीं आता है। क्लियर है, तो किसी भी वेक्टर को उसी के पैरेलल कहीं भी शिफ्ट कर दो यूनिवर्स में, है ना, उसमें कोई चेंज नहीं आता। जैसे ये बी वेक्टर है ना, इसको ए पे शिफ्ट करना है, क्योंकि एंगल तो तभी देख पाएंगे, इसको पीछे बढ़ाने पे ये ऐसा था, मान लीजिए ये एंगल आपको दिया गया 60 डिग्री, तो शिफ्ट करने का दो तरीका है, या तो आप इस पॉइंट पे लेके आ जाओगे ए पे, या यहाँ बी है, अच्छा यहाँ ए और बी दोनों हो गए, यहाँ भी ए और यहाँ बी, तो चलिए इसको ए बी कर दीजिए और इस वेक्टर को नाम दीजिए स्मॉल ए और इस वेक्टर को नाम दे दीजिए पी क्यू कर लीजिए। पी क्यू क्या कर ले रहे हैं, पी क्यू, और इस वेक्टर को नाम दे दे रहे हैं स्मॉल पी, पी क्यू, और इस वेक्टर को स्मॉल पी नाम दे दिया। तो पी को हम शिफ्ट कर लें या तो ए बी को। एंगल देखने के लिए हमेशा क्या करते हैं, तो देखिए स्टेप वन लिखेंगे कि किसी एक वेक्टर को शिफ्ट करेंगे, हम हिंदी में इसलिए लिखे सबको क्लियर हो जाए, किसी एक वेक्टर को, किसी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर पे शिफ्ट करेंगे, वेक्टर पर शिफ्ट करेंगे, हम भी हिंदी सीख लें, है ना, किसी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर पे शिफ्ट करेंगे, इस तरह से शिफ्ट करेंगे कि दोनों का टेल, टेल मतलब पूंछ, दोनों का टेल। अच्छा, अगर इसमें दिक्कत है टेल और हेड में, तो आप यहाँ पे आ जाइए थोड़ा सा, इस पॉइंट को जहां से शुरू करते हैं इसको कहते हैं टेल, और जहां पे ये एरो होता है इसको कहते हैं हेड, इसका मुंडी है ये, और ये इसका पूंछ है, या इसी को कहते हैं इनिशियल पॉइंट, जहां से ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। कोई भी वेक्टर ऐसे थोड़ी ड्रॉ करेगा, यहाँ से ही करेगा, इनिशियल पॉइंट कहते हैं, और इसी को कहते हैं टर्मिनल पॉइंट। अब क्लियर हुआ आपको, या हेड, बात क्लियर है। चलिए अब अपने काम पे आते, तो क्या बात कर रहे थे, हाँ ऐसा एंगल, तो एंगल के लिए क्या करते हैं, किसी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर पे शिफ्ट करेंगे, इस तरह से शिफ्ट करेंगे, एक सेकेंड रुकिए, चलिए देखते हैं। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स, इस तरह से किसी वेक्टर को एक इस तरह से शिफ्ट करेंगे कि दोनों का टेल या हेड, और हम लोग हमेशा प्रीफर करेंगे टेल टू टेल कॉन्सेप्ट, ठीक है, एक स्थान पर हो, मतलब एक पॉइंट पर आ जाए, जिसको कहते हैं कॉन्साइड करना, आ जाए। तो देखिए इसको शिफ्ट करके पैरेलली, और हम बता दिए पैरेलल इस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं कि कभी भी कोई चेंज नहीं आए, तो इसको शिफ्ट करेंगे पैरेलल इस तरह से, तो यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं पी क्यू को। अब ये वेक्टर पी बिना मैग्नीट्यूड चेंज करे यहाँ आ गया, अब दो एंगल फॉर्म होगा, एक एंगल ये मान लीजिए थीटा, तो दूसरा एंगल फॉर्म होगा 180 माइनस थीटा। अब एक एंगल क्या होगा 180 माइनस थीटा, दो एंगल फॉर्म होगा, दूसरा लाइन क्या लिखेंगे कि टू एंगल विल बी फॉर्म। चलिए अब कितना हिंदी, अब तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने हिंदी में लिख दिया ना, टू एंगल विल बी फॉर्म
दो एंगल फॉर्म होगा, इसे हम बता दें, दो एंगल फॉर्म होगा। आप हिंदी में लिख लीजिएगा, टू एंगल विल बी फॉर्म, मतलब दो एंगल फॉर्म होंगे, ठीक है। उनमें से जो छोटा होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, उनमें से जो छोटा होगा, जो छोटा होगा, दैट विल बी योर एंगल, वो हमारा एंगल बिटवीन वेक्टर्स होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए, ये जो थीटा है ये छोटा है, थीटा इज स्मॉलर देन 180 माइनस थीटा। जब बराबर होगा तो 180, तो दोनों किसी एक को बोल दो भाई, दिक्कत क्या है। तो छोटा एंगल, एक्यूट एंगल जो होगा, वो हमारा एंगल बिटवीन वेक्टर्स। मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। आज ये डिस्कस नहीं हो पाएगा, हम आज यहीं तक कर दें, अगले क्लास इसको क्लियर करेंगे। वेक्टर्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं, तो 0 से लेके 180 तक। इसी को अगली क्लास कंटिन्यू करेंगे, आज इतना तक ही रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि टाइम अप हो रहा है। तो नेक्स्ट क्लास इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो तब तक के लिए ख्याल रखिए, इसी पे और डिटेल चर्चा करेंगे। कोई भी डाउट पूछना हो तो आप इस नंबर पे संपर्क करें, 9572128142, और हमें जरूर बताएं कि ये लेक्चर आपको हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। और कुछ भी डाउट पूछना हो फिजिक्स से रिलेटेड तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन है या क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी पूछना है, किसी भी क्लास के लड़के को पूछना है वो पूछ सकते हैं, किसी भी क्लास, मतलब 11, 12 और ज़्यादा से ज़्यादा एनटीएससी और ओलंपियाड वाले भी पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट, ठीक है। वो आपको 1 से 2 दिन या जितना जल्दी पॉसिबल हो, अगर 1 घंटे में पॉसिबल हो तो 1 घंटे में आपको आंसर जो है यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाए। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, ठीक है, ताकि मेरा भी मन लगा रहे, ठीक है। तो आई होप, थैंक यू। चलिए, मिलते हैं अगले दिन, ठीक है, सैटरडे को।